यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ईमानदार और जुझारू व्यक्ति को कैबिनेट में आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस बार बात करूंगा मंत्रिमंडल के विस्तार की। उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और कई दर्जन दावेदार जो मंत्री बनना चाहते हैं पिछले 2-2.5 साल से प्रतीक्षारत हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही नहीं रहा है। भाजपा के अन्य शासित राज्यों में मंत्रिमंडल के विस्तार हो चुके हैं। यूपी हो, हिमाचल हो, सब जगह विस्तार हो गया है, उत्तराखंड में नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप से बात हो गई थी लेकिन कोविड-19 आ गया, वरना अब तक हो गया होता। लेकिन ये तो 6 महीने की बात है, उससे पहले लंबा समय चला गया। अगले साल जनवरी से इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा और ये दावेदारों की लंबी फौज ये निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? सेंट्रल के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री कहते हैं सेंट्रल से बात करके तब विस्तार किया जाएगा। अभी जो दावेदार हैं ये निराश हो रहे हैं, इनको क्या करना है? ये पहेली कहाँ उलझ गई है? और मैं एक बार और कहता हूँ, मंत्रिमंडल विस्तार की पहेली यहाँ सुलझने के बजाय उलझती जा रही है और अब इतनी उलझ गई है कि ये कैसे सुलझेगी ये भी एक यक्ष प्रश्न है। आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस कार्यक्रम में। प्रचंड बहुमत वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक पहेली बन गया है और यह पहेली सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। यूं भी कह सकते हैं कि अब यह मामला एक अनसुलझी पहेली में तब्दील हो गया है और इसको सुलझाने का बौद्धिक स्तर या इसे सुलझाने की बुद्धि किसके पास है, यह सवाल भी एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए दावेदारों की लंबी लाइन है और हर दावेदार खुद को साबित करने में दिल्ली से लेकर देहरादून तक कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। लेकिन इस बात को लेकर अब भाजपा विधायकों को निराशा का भाव घेर रहा है और यह निराशा पार्टी विधायकों को हताशा की तरफ धकेल रही है। कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, यह स्थिति भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। पार्टी के भीतर जिस तरह से एक कशमकश का दौर जारी है वो समीकरणों को सुधारने के बजाय बिगाड़ने का काम कर रहा है। मंत्री बनने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए अपने क्षेत्रों और राजधानी देहरादून के बीच घुमंतु बनकर रह गए विधायकों की बेचारगी अब स्पष्ट तौर पर चेहरे पर झलकने लगी है। मेरी बात भी हो रही है और पहले एक बार एक बिल्कुल वातावरण तय हो गया था कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन कोविड के आने से फिर वो गड्डी हो गया। अब उसके बाद से कोई ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा, लेकिन जल्दी विस्तार होने की मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये विस्तार हो जाना चाहिए और नहीं होना तो फिर बता दिया जाना चाहिए कि नहीं होना। तो ये सरकार को देखना चाहिए, अगर उनको करने की इच्छा है तो वो कर दें। जब उत्तराखंड में 2017 में पूरे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी तो संविधान में हुए संशोधन के बाद मंत्रिमंडल में 15% ही एक मंत्रिमंडल की एक संख्या हो सकती है। अब ये संख्या यहाँ 70 सदस्यीय विधानसभा में 12 के आसपास है। मुख्यमंत्री समेत मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य होंगे। तो 12 जब सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था साथ साथ, तब केवल 10 लोगों को शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री समेत, तो जिनमें 2 राज्य मंत्री और बाकी कैबिनेट मंत्री थे और एक मुख्यमंत्री थे। अब 12 के मंत्रिमंडल में 10 से काम चलाया गया तो लगातार ये चर्चा होती रही कि 2 सीटें खाली हैं। तो लगातार लोग कुछ महीने बाद ही लगातार एक लॉबिंग में लग गए, कभी दिल्ली कभी देहरादून, ये दौड़ चलती रही और जिनको अपेक्षाएं थी कि वो मंत्री बन सकते हैं वो मंत्री बनने के लिए इधर उधर भागते रहे। अब चूंकि राजनीति में सबको साध कर रखना, सबको समन्वय स्थापित करके एक साथ लेकर चलना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम जीत कर आएँ तो हमें मंत्री पद दिया जाना चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारा एक रुतबा होना चाहिए, हमारा एक ओरा होना चाहिए, जो हमें जनता के बीच में हम जाएं तो हम उनको जनता के बीच में जाकर अपनी ये बात कहें कि हमें सरकार ने जीतने के बाद ये हैसियत हमें प्रदान की है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सब चीज़ें चलती रही और ये आक्रोश भी बढ़ता रहा और ये तमाम चीज़ें सुलझने के बजाय उलझने की ओर अग्रसर हो गई। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीती। 18 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री के रूप में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, प्रकाश पंत, मदन कौशिक, अरविंद पांडे, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य जैसे दिग्गजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धन सिंह रावत, रेखा आर्य ने राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। तब मंत्रिमंडल में मंत्री के 2 पद रिक्त थे। उसके बाद से इन्हीं दोनों रिक्त पदों को भरने के लिए लॉबिंग होती रही। मीडिया में हर रोज मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें प्रकाशित और प्रसारित होती रही। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों में इस बात का कौतूहल था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस दौरान 5 जून 2019 को एक बहुत दुखद घटना घटी और तत्कालीन वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत का निधन हुआ। उत्तराखंड की सियासत में यह घटना एक शून्य प्रहर जैसी स्थिति पैदा कर गई। उस घटना के कुछ दिन के लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तो बंद हो गई, लेकिन पिथौरागढ़ उपचुनाव में जैसे ही प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत चुनाव जीत गई, तो उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने की या मंत्रिमंडल में शामिल कराए जाने की एक चर्चा शुरू हो गई। यह मानो कि जैसे एक कोई रुकी हुई विस्तार की कहानी पुनः शुरू हो गई थी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जैसे वरिष्ठ विधायकों ने तो खुलकर मुन्ना सिंह चौहान जैसे दिग्गजों को मंत्री बनाए जाने की पैरवी शुरू कर दी थी। किस तरह वो बोलते हैं, किस तरह वो योग्य, ईमानदार और जुझारू व्यक्ति को कैबिनेट में आना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान जी इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, एसटी वर्ग से आते हैं। किस तरह वो बोलते हैं, किस तरह वो जूझते हैं समस्याओं से, कैसे बात को आगे रखते हैं, हमें बहुत सीखने को मिलता है। अगर ऐसे योग्य व्यक्तियों को वास्तव में कैबिनेट में लाया जाएगा तो आज कई बार जो सरकार की एक एम्बैरेसिंग स्थिति हो जाती है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, सरकार का अपमान होता है, कम से कम वो तो नहीं होगा। सरकार के विषय में पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का रहता है, वो उचित समय पे आपको जवाब दे देंगे। ये सब घमासान चल ही रहा था कि 5 जून 2019 को प्रदेश के वित्त मंत्री और संसदीय कार्य और विधायी मंत्री प्रकाश पंत की डेथ हो गई। प्रकाश पंत के जाने के बाद एक खालीपन हो गया, एक शून्य काल जैसी स्थिति आ गई और प्रकाश पंत का जैसे ही निधन हुआ, वो एक सारी जो एक कसरत चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार की, वो तत्काल रुक गई। क्योंकि ऐसा माहौल नहीं था कि कोई दावेदारी करे, ऐसा माहौल नहीं था कि कोई इस बात की पैरवी करे कि उसे मंत्री बनाया जाए, ऐसा भी माहौल नहीं था कि कोई ये कहे कि प्रकाश पंत की जगह इनको मंत्री बना दीजिए। वो सब चीज़ें बिल्कुल गायब हो गई थी। तो लेकिन समय कहाँ रुकता है, समय अपनी गति से चलता रहा और समय चलते चलते एक ऐसी सिचुएशन आई कि जब यहाँ मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब भी क्षेत्रीय असंतुलन बहुत था और प्रकाश पंत के जाने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल में जो संतुलन बनना चाहिए था, जो सत्ता का संतुलन बनना चाहिए था, वो बहुत ही असंतुलित हो गया। प्रकाश पंत की जगह विधानसभा का उपचुनाव पिथौरागढ़ से हुआ और सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उनकी पत्नी चंद्रा पंत विधायक बन गई। तो तब फिर एक बार ये एक्सरसाइज शुरू हो गई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। ये भी चर्चा शुरू हो गई कि प्रकाश पंत का चूंकि वो बहुत बड़े नेता थे तो उनकी पत्नी को अब राज्य मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और ये तमाम चीज़ें चलती रही। अब मैं पौड़ी की एक बात आपको बताता हूँ, असंतुलन कहाँ से पैदा होता है। मुख्यमंत्री भले ही देहरादून की डोईवाला सीट से विधायक हों, लेकिन वो पौड़ी के रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी के रहने वाले हैं। हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं, पौड़ी के रहने वाले हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी के रहने वाले हैं। तो अभी जो मुख्यमंत्री समेत 9 लोगों का मंत्रिमंडल है, उसमें 4 लोग अकेले पौड़ी जिले से हैं। तो किसी दूसरे जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की वजह से तमाम जिलों में, तमाम विधायकों में और संगठन में इस बात का रोष हो गया। तो ये मंत्रिमंडल, आधा मंत्रिमंडल पूरी तरह से पौड़ी में चला। अब दूसरी एक शिकायत, दूसरी एक नाराजगी भाजपा के विधायकों में ये भी थी कि जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, तो ये सब लोग कांग्रेस से आए थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जगह नहीं मिल रही थी।
और कांग्रेस की एक बी टीम आकर कैबिनेट में आधा हिस्सा लेकर बैठ गई थी। इससे भी भाजपा के विधायक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और ये लगातार आक्रोश बढ़ता गया। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की सूची जारी नहीं हुई, उसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई, उसका कोई समय मुकर्रर नहीं हुआ और लोग इसी कुंठा में जीते रहे कि आज नहीं तो कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। लेकिन ये पहली, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि सुलझने के बजाय और उलझती चली गई और आज ये एक अनसुलझी पहेली एक यक्ष पर्सन की तरह बनकर खड़ी हो गई। इसको सुलझाने वाला कौन होगा? जैसे जैसे समय बीतता गया, दावेदारों की संख्या भी बढ़ती गई। एक बात जो बहुत करीने से खुलकर सामने आ रही थी वो था सत्ता का असंतुलन। क्योंकि जब उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस वक्त क्षेत्रीय संतुलन का कतई ध्यान नहीं रखा गया। पौड़ी जिला पूरे प्रदेश पर भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही देहरादून की डोईवाला सीट से विधायक हों, लेकिन उनका गृह जनपद पौड़ी है। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दोनों पौड़ी जिले से हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत वो भी पौड़ी जिले से आते हैं। 10 के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 4 लोग अकेले पौड़ी जिले से थे। तो 4 के अकेले पौड़ी जिले से होना यहां सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर चला गया। लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार थी तो किसी ने टोका टाकी नहीं की। प्रकाश पंत के निधन के बाद कुमाऊं और बहुत हल्का हो गया था। राजनीतिक तौर पर उसकी हैसियत और कम हो गई थी। भाजपा विधायकों में कुमाऊं से पुष्कर सिंह धामी, बलवंत सिंह भौरियाल, सुरेंद्र सिंह जीना, चंदन रामदास, लिसन सिंह चुफाल, राजेश शुक्ला, हरभजन सिंह चीमा और गढ़वाल से मुन्ना सिंह चौहान, गणेश जोशी, महेंद्र भट्ट, हरबंश कपूर या ईश्वरानंद जैसे तमाम दिग्गजों के चेहरे सामने आए थे, जो इस दावे के साथ सामने आ रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी जगह सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार का कोई वक्त मुकर्रर नहीं हो रहा। जो भी हाईकमान का निर्णय होगा शिरोधार्य होगा, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्त रहने की बजाय आप किसी को भी दें, कम से कम 3 लोग आज मंत्री होते तो वो तीनों भी अपनी परफॉर्मेंस देते, अच्छा होता। फिर भी अगर मैं समझता हूँ कि अगर आज भी ये निर्णय हुआ तभी बहुत समय है, 1.5 साल है। 1.5 साल में भी अगर कोई मिनिस्टर बनता है और वो लगता है तो निश्चित रूप से वो अपने विभाग को आगे बढ़ा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करके करोगे क्या, ये तो बताए सरकार। सरकार तो हर मोर्चे पर विफल है और विफल सरकार जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी भविष्य के गत में है। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ होने वाले नहीं है और मंत्रिमंडल की स्थिति है 1 अनार 100 बीमार। इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो रहा था जो लोगों को निराश और हताश कर रहा था। अभी चूंकि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो केंद्र नेतृत्व से मिलकर बात करेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। उधर केंद्रीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं श्याम जाजू, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। तो ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। ये 2 चीजें आपस में एक दूसरे की बात को खंडित कर रही थी एक तरह से। अब मुख्यमंत्री ने एबीपी गंगा से ही कम से कम 2-3 बार ये कहा होगा कि बस मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ। श्याम जाजू और तमाम जो लोग थे, बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अपनी प्राथमिकताओं में कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। इसी बीच में जो लोग दावेदार थे, जिनका हक था कि वो मंत्री बने, जो इनकी वरिष्ठता ये कहती थी कि वो मंत्री बने, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ना तारीख मुकर्रर है, ना कोई ये बताने वाला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा। और जो दावेदार हैं उनकी अपनी वजह है परेशान होने की, उनकी अपनी वजह है आगे नहीं बढ़ने की, कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ये तमाम तरह की ऐसी उलझनें पैदा हो गई हैं कि जिनको पार्टी के नेताओं को जवाब देता नहीं बन रहा है। हर बार यही एक कहानी शुरू हो जाती थी, जहां से शुरू वहीं पर आकर खत्म होती थी। मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी इतनी उलझ गई थी कि उसे समझना मुश्किल हो रहा था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते थे कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करके जल्दी विस्तार किया जाएगा,
उन्हें यह भी पता है कि जब सरकार का गठन हुआ तो 2 सीटें खाली थी, लेकिन प्रकाश पंत के निधन के बाद कैबिनेट में 3 बर्थ खाली थी। मुख्यमंत्री का कहना था कि सेंट्रल लीडरशिप से बात करके सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश भाजपा के प्रभारी श्याम जाजू कहना था कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसीलिए ये सब उन्हीं को करना है। उधर मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके आगे बढ़ने की बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में यह भी कहा कि बातचीत हो गई थी, मंत्रिमंडल विस्तार तय था, लेकिन कोरोना काल शुरू हो गया, इसलिए मामला बीच में ही रुक गया। लेकिन इस बात का जवाब उनके पास भी नहीं था कि कोविड के दौरान जब हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। और यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर विस्तार करने का, अपने मंत्रिमंडल के विस्तार करने का दावा करते रहे हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार की पहेली सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले जो लोग मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका इंतजार कब पूरा होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले 2 साल से जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। बहुत जल्दी अब उसके बारे में हम लोग निर्णय लेंगे और जो हमारी कैबिनेट में हमारे जो रिक्त पद हैं उस पर बातचीत करके उसको हम लोग फाइनल रूप देंगे, अंतिम रूप देंगे। सबकी राय मशवरे से ले रही है, कैबिनेट डिसीजन लेती है, उनको हम ले रहे हैं। और जब विस्तार होगा तो भाई सबसे पहले तो आप ही लोगों को खबर जानी है। आवश्यकता महसूस हो रही है? निश्चित रूप से आवश्यकता महसूस हो रही है। मंत्रिमंडल को लेकर के देखिए लगभग बातचीत तय हो गई थी और केंद्र इस बात से सहमत था हमारा कि आपको विस्तार करना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से फिर कुछ दिक्कतें हुई। अभी हम बहुत जल्दी बातचीत करेंगे और जो मंत्रिमंडल के जो खाली स्थान हैं उनको मैं चाहूँगा कि हम उनको शीघ्र भरें, ये हमारी कोशिश है। अब मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कोविड-19 ना आता तो अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हम कर चुके होते। ये बात उन्होंने अभी हाल ही में एबीपी गंगा से बातचीत में कही कि तो कोविड-19 आ गया, वरना सेंट्रल लीडरशिप से उनकी बात हो गई थी और मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हो जाए। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि कोविड काल में ही हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे हो सकता है और उत्तराखंड में कैसे नहीं हो सकता। पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता दबी जुबान से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन हो सकता है मुख्यमंत्री ही ना चाह रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को लगता हो या सेंट्रल लीडरशिप को ही ये बात लगती हो कि अगर इस समय मंत्रिमंडल विस्तार किया तो दावेदारों की संख्या 2 दर्जन से ज़्यादा है, सीट खाली 3 हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो नाराज हो सकते हैं और पार्टी के भीतर एक विद्रोह हो सकता है। आप पिछले दिनों से देख ही रहे होंगे कि पिछले 2-3 महीनों में पार्टी के भीतर पार्टी के विधायकों ने एक बागी रुख अपना रखा है, चाहे वो पूर्ण सिंह फर्त्याल हो, चाहे बिशन सिंह चुफाल हो, चाहे उमेश शर्मा काऊ हो, चाहे स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल हो। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल, अपने शिष्टाचार को कायम रखते हुए उन्होंने बाहर अपनी कोई बात नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मिले और उन्होंने अपनी शिकायत जो भी थी वो कही सरकार को लेकर। लेकिन इतने लोग नाराज हैं तो पार्टी को नेतृत्व को भी ये लगता होगा, दिल्ली बैठे हुए पार्टी नेतृत्व को ये लगता होगा और यहाँ मुख्यमंत्री को भी शायद ये लगता हो कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाता है, जो लोग छूटेंगे वो विद्रोह कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मुख्यमंत्री का कहना है कि ये जो सिचुएशन है वो सेंट्रल लीडरशिप से मिलकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने बात की थी, कोविड आ गया, इस वजह से नहीं हो रहा है, जल्दी होगा। अभी भी वो अपनी बात पर कायम है, जल्दी होगा, लेकिन समय अपनी गति से चलता है, समय की अपनी चाल है। अभी तो चुनाव में जैसे ही जनवरी एंटर होगा, नया साल आएगा, तो वो इलेक्शन ईयर की शुरुआत होगा। अब जो दावेदार हैं उनके मन में भी ये बात है कि इतना थोड़ा कार्यकाल मिलेगा, वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, अपने जिले के लिए कितना कुछ कर पाएंगे। दूसरी तरफ सेंट्रल लीडरशिप वाले कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री जी को करना है। ये एक तकनीकी पेंच है जो समझने की ज़रूरत है। ये पहेली इसी वजह से बहुत ज़्यादा उलझ गई है। ये मंत्रिमंडल विस्तार की पहेली अपने आप में एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है कि सेंट्रल लीडरशिप, सेंटर के नेता कुछ कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, और जो दावेदार हैं वो
एक प्रतीक्षा करने के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने, दिल्ली नेताओं के सामने कहकर थक चुके हैं। ये पहेली कब सुलझेगी, किसी को कुछ खबर नहीं। ये अनसुलझी पहेली जो एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ी हो गई है, आखिर किसको क्या करना है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, क्या संभावना है भी कि नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार होना भी है अब कि नहीं होना है, ये तमाम चीज़ें तो तमाम प्रश्न बनकर खड़े हो गए हैं सामने। इनका जवाब किसी के पास नहीं है। और इलेक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जनवरी से ये सब चीज़ें इलेक्शन ईयर शुरू मान लिया जाएगा। लोग इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। विपक्षी दल तो यहाँ अभी भी इलेक्शन मोड में है। सत्ता पक्ष भले ही अभी सो रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, ये सब इलेक्शन मोड में आ गए हैं और पब्लिक के बीच जाकर उसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने कार्यकलापों को उन्होंने उसी तरह से शुरू कर दिया जैसे इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका हो, इलेक्शन एरा शुरू हो चुका हो। अब चूंकि ये महत्वपूर्ण बहुत विषय है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अब सवाल वहीं का वहीं है, क्या होगा। अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी को निर्णय ले, और अगर पार्टी कोई निर्णय नहीं लेती तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बस आज मंत्रिमंडल की इस अनसुलझी पहेली पर इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगा किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी। शुक्रिया आपका।